फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सी लैंग्वेज के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फंक्शन इन सी लैंग्वेज। फंक्शन जो है सी लैंग्वेज के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ सी लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज जैसे जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, जितने भी लैंग्वेज है सबके नज़रिए से देखा जाए, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फंक्शन जो कंसेप्ट है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर एक लैंग्वेज के अंदर। आप मतलब फंक्शन जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसके उसके वजह से प्रोग्राम के जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम होते हैं उनको बनाने में बहुत हम आसानी आ जाती है। जितने भी बड़े प्रोग्राम होते हैं उनको फंक्शन के यूज़ से बनाने में हमें बहुत आसानी होती है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन एवरी लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको हर एक लैंग्वेज में पढ़ने को मिलेगा, आगे चल के आपको बहुत ये काम आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरे आखिरी तक देखिएगा, अंत तक वॉच करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने तरफ से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ कि फ़ंक्शन क्या होता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है फंक्शन का। इसके बाद सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए हम एक वीडियो में उसको कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। तो आज हम फंक्शन के बारे में समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है, उसको यूज कैसे करते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, क्या फैसिलिटी है, क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज हैं। और सेकंड पार्ट में हम उसके टाइप्स देखेंगे कि किस किस टाइप से हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फंक्शन के बारे में समझते हैं और प्रोग्राम भी बना के देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे एक नया पेज ओपन हो गया होगा जिसमें मैंने सी लैंग्वेज के फंक्शन के बारे में सब कुछ डिटेल में बना रखा है, डिटेल में लिख रखा है कि व्हाट इज अ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। तो वन बाय वन हम एक एक स्टेप पे समझेंगे कि सब फंक्शन क्या होता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन इन सी लैंग्वेज, फंक्शन क्या होता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो इन सी वी कैन divided a large program into a basic building blocks known as a function। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करके फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम को बहुत इजीली मतलब डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मतलब अगर कोई भी बड़ा प्रोग्राम है तो उसको हम ब्लॉक्स के कर्ली ब्रैकेट के यूज़ से उसको छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करके और उस प्रोग्राम को ईजिली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ईजिली हम उसको कंपाइल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो ये लाइन बता रही है द फंक्शन कंटेन्स द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इनक्लोज्ड बाई सेमी कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि द फंक्शन कंटेन्स अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इनक्लोज्ड बाई कर्ली ब्रैकेट। हर एक स्टेटमेंट को, हर एक बिल्डिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, वो एक सेट ऑफ ब्लॉक्स हो जाता है फंक्शन के अंदर। ठीक है, अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी टू द सी प्रोग्राम। ठीक है, फंक्शन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है वो इस लाइन में आपको समझने को मिलेगा कि अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी ऑफ सी प्रोग्राम। मतलब फंक्शन जो होता है किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकता है, बहुत टाइम कॉल कर सकता है, जिसके वजह से हमें रीयूजेबिलिटी और मॉड्यूलरिटी की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड होती है। यानी जैसे कि आप सपोज करो कि आपको कोई प्रोग्राम बनाना है जिसमें मतलब आपको बार बार एडिशन करना पड़ रहा है, बार बार एडिशन करना पड़ रहा है। तो बार बार एडिशन करने के लिए क्या होगा कि आपको बार बार एडिशन का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप एक फंक्शन चलाएं और एक बार ही सिर्फ एडिशन का पूरा प्रोग्राम लिखें और फंक्शन के थ्रू उसको कॉल कर लें जितनी बार भी करना हो। तो वो इस लाइन बता रही है कि इस लाइन से कि फंक्शन ये प्रोवाइड करता है रीयूजेबिलिटी और मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है फंक्शन। इससे हमारा प्रोग्राम का जो टाइमिंग है और जो मेमोरी कंज्यूम है कंपाइलर में वो कम हो जाती है। तो आगे हम समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द फंक्शन ऑफ collection of function creates a program। the function is also known as a producer subscription other programming language। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे एडवांटेज ऑफ फंक्शन इन सी। ठीक है,
तो एडवांटेज ऑफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज क्या होता है, देयर आर द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ सी फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है देयर आर द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ सी फंक्शन। फंक्शन के अंदर क्या क्या एडवांटेज होते हैं, तो आइए एक एक को हम समझते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर एडवांटेज क्या होते हैं फंक्शन के। By using functions, we can avoid rewriting some logic code again and again in program। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि फंक्शन यूज करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं कि अगर जैसे हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें बार बार एडिशन करना पड़ रहा है, तो बार बार आपको एडिशन का कोड लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप फंक्शन यूज करें और एक बार ही अपने एडिशन के कोड को लिखें और बार बार उसको कॉल कर लें। तो ये लाइन वहीं पे है कि री राइटिंग नहीं करनी पड़ती है, लॉजिक हमें बार बार नहीं लिखने पड़ते हैं, कोड बार बार हमें नहीं लिखने पड़ते हैं। ये एक बहुत ही बेस्ट एडवांटेज है सी लैंग्वेज में फंक्शन का। आगे देखते हैं क्या है फंक्शन के एडवांटेज। वी कैन कॉल सी फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम इन अ प्रोग्राम एंड फ्रॉम एनी प्लेस इन अ प्रोग्राम। ठीक है, मतलब हम फंक्शन को मेनी टाइम्स एनी नंबर ऑफ टाइम कॉल कर सकते हैं इन एनी प्लेस ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हो, बार बार एडिशन करना है, तो एक बार सिर्फ कोड लिखो और जितने नंबर ऑफ टाइम आप एडिशन को कॉल करना चाहते हो उतने नंबर ऑफ टाइम आप एडिशन को कॉल कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है फंक्शन यूज करने का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फंक्शन के क्या एडवांटेज हैं। वी कैन ट्रैक अ लार्ज सी प्रोग्राम इजली व्हेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रोग्राम को अंडरस्टैंडिंग करने में, प्रोग्राम को समझने में, प्रोग्राम को यूज़ करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, और आखिरी पॉइंट हम समझते हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं सी फंक्शन के। रीयूजेबिलिटी इज़ द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था हम एक कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने एडिशन का एग्जांपल आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दे दिया है कि एक बार एडिशन का कोड लिखा और बार बार उसको कॉल कर लिया, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितने टाइम्स चाहें आप उतने टाइम उसको कॉल कर सकते हैं, आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही बेस्ट एडवांटेज है फंक्शन का सी लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि फंक्शन एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो देयर आर 3 एस्पेक्ट इन अ सी फंक्शन। पहला होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा होता है फंक्शन कॉल और तीसरा होता है फंक्शन डिफाइनेशन। ठीक है, डेफिनेशन। तो एक एक को हम समझते हैं बारी बारी से कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है और फंक्शन डिफाइनेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शन डेफिनेशन को। ठीक है, तो इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर यूज टू एग्जीक्यूट। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू विच द कंट्रोल comes when the function is called. Here we must notice that only one value can be returned from the function। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ सरल भाषा में कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं हम आपको समझाने के लिए कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। वो समझाने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बना रखा है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक कोड कर रखा है। अब ये कोड है 2 नंबर के एडिशन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये फंक्शन का नाम तो ऐड दे दिया और यहाँ पे हमने 2 कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है वो एक तरह के ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है, वो एक पूरा फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक ये पूरा का पूरा एक कोड लिखा हुआ है 2 नंबर के एडिशन का। इसको आप फंक्शन डिफाइनेशन डेफिनेशन कह सकते हो, कह सकते नहीं हो, यही होता है फंक्शन डेफिनेशन। ओके, अब ये कैसे होता है, इसका प्रूफ क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हम समझेंगे कि ये कैसे फंक्शन डेफिनेशन होता है। और देखिए यहाँ पे भी हमने एक कोड लिखा हुआ है ऑड इवन का। यहाँ इस कोड से आप ऑड इवन को फाइंड कर सकते हो। ये भी यहाँ पे ऑड इवन ये एक फंक्शन है
और इसके अंदर ये जितने भी पूरे कंटेंट कोड लिखे हुए हैं ये फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये क्यों, ये तो फंक्शन डेफिनेशन हो गया। अब एक पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है, तो हम समझते हैं कि फंक्शन कॉल क्या होता है। उसके लिए भी आपको नीचे आना पड़ेगा। फंक्शन कॉल जो होता है वो जैसे देखिए कि यहाँ पे हमने ये एडिशन का ये फंक्शन एक तैयार किया हुआ है जो फंक्शन डेफिनेशन है। अब फंक्शन डेफिनेशन, अगर आपने फंक्शन डेफिनेशन बनाई ही नहीं है और यहाँ पे आप इंट मेन फंक्शन में जाके ऐसे ऐड को कॉल करोगे तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं है आने वाली है, कोई भी रिटर्न नहीं आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपने तो डेफिनेशन बनाई ही नहीं है फंक्शन की। आपके पास अगर फंक्शन की बॉडी ही नहीं है, आपके पास फंक्शन के कंटेंट ही नहीं है, तो आप उसको यूज कैसे कर सकते हो। इन दोनों के रहने की मतलब इन दोनों का रहना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों में से अगर कोई भी मिसिंग है तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। मैं आपको रन करके समझाऊंगा तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल क्या होता है। अब आते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन पे। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों को एक बॉक्स में समझा रखा है कि तीनों क्या है। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है। मतलब आप कोई कोड कर रहे हो, वो कोड कुछ आपको रिटर्न करने वाला है या नहीं करने वाला है, उसको रिटर्न टाइप बोलते हैं। तो ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप है, इनको ये इसके पूरे कंटेंट को हम सेकंड पार्ट में समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप अभी यहीं पे स्टॉप कर लो, नोट करके रख लो कि रिटर्न टाइप क्या होते हैं। उसको हम अगले पार्ट में समझेंगे। आते हैं फंक्शन कॉल पे। फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है। फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट यानी आपने जो फंक्शन बनाया, फंक्शन डेफिनेशन बनाया है, उस फंक्शन डेफिनेशन का आपने फंक्शन का एक नाम भी रखा होगा, ठीक है। तो वो फंक्शन का नाम यहाँ पे देना है, और अगर कोई रिटर्न टाइप वैल्यू है तो वो आर्गुमेंट का नाम इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। और फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है वो समझते हैं। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, फंक्शन बॉडी, ठीक है। यानी रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, फंक्शन बॉडी, इनको फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। अब समझते हैं कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो फंक्शन देखो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है लाइब्रेरी फंक्शन, सेकंड होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब लाइब्रेरी फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं इनको हम समझते हैं पहले, ठीक है। तो लाइब्रेरी फंक्शन वो होते हैं जो पहले से ही आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल है, आपके सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिनको आप नहीं मतलब मॉडिफाई कर सकते, उनको लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये स्कैनअप हो गया। स्कैनअप ऑलरेडी इनबिल्ड आता है, ठीक है। उसको हम नहीं बिल्ड करते हैं, वो इनबिल्ड आता है, इसलिए वो लाइब्रेरी फंक्शन होता है। प्रिंटफ भी पहले से इनबिल्ड आता है, इसलिए वो लाइब्रेरी फंक्शन हो गया। गेट्स वो भी इनबिल्ड आता है। ये सारे के सारे जो हैं वो इनबिल्ड फंक्शन है, इसलिए इनको लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। इनको हम मतलब बिल्ड नहीं कर सकते, रीबिल्ड नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी बिल्ड आते हैं, ठीक है। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो कोड हम लिख रहे हैं, जो फंक्शन हम बना रहे हैं, जो डेटा टाइप हम दे रहे हैं, जो फंक्शन नेम हम बना रहे हैं, उसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये कोड हमने पूरा कर रखा है, ये क्या है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ना कि लाइब्रेरी फंक्शन है। अब लाइब्रेरी फंक्शन कैसे, अब यहाँ पे ये जो प्रिंटफ है, ये प्रिंटफ जो है ये लाइब्रेरी फंक्शन है। लेकिन इसके अंदर के जो कंटेंट है, इंटर द नंबर n1 एंड n2, वो क्या है, वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, उनको हमने डिफाइन किया हुआ है। ये ऐड क्या है, ऐड फंक्शन क्या है, ये लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है, इनको हमने बनाया है, ये ऐड फंक्शन को हमने बनाया है, इसलिए ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो गए। अब वैसे ही अगर ये इंट मेन देखें, इंट मेन क्या है, इसको बोल सकते हैं क्या कि हमने डिफाइन किया है, नहीं। ये जो इंट मेन है ये ऑलरेडी इनबिल्ड आता है, इसलिए लाइब्रेरी फंक्शन हो गया। ऐसे ही करके यहाँ पे ये स्कैनअप के बारे में डिस्कस करते हैं। स्कैनअप क्या होता है, क्या स्कैनअप यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है, ना भैया, स्कैनअप यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं होता है। स्कैनअप लाइब्रेरी फंक्शन होता है, क्योंकि ये इनबिल्ड है। इस तरीके से बहुत सारे हैं जो इनबिल्ड फंक्शन होते हैं, ना कि
यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख लें ये इफ़ हो गया, एल्स हो गया, ये इनबिल्ट फंक्शन है ना कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लाइब्रेरी फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है, जो हम बनाएंगे, जो हम फंक्शन बनाएंगे कोड के अंदर, वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। और जो ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं उनको लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, इसी प्रोग्राम को हम लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। और आगे के जो टॉपिक होंगे फंक्शन के उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कोड को कॉपी कर लेता हूँ, या आप चाहो तो मैं टाइप भी कर सकता हूँ, तो जैसा आपको लगे वैसा अपन कर सकते हैं। तो वो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने कॉपी कर लिया। अब हम कोड ब्लॉक ओपन करेंगे और वहाँ पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, कंसोल एप्लीकेशन पे जाएंगे, सी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल का नाम देंगे C2FU। ठीक है, फंक्शन। अब यहाँ पे हम अपने कोड पे आ चुके हैं सी लैंग्वेज के। अब यहाँ पे इंट मेन है। अब या तो इस इंट मेन को आप नीचे रखो या ऊपर रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपने कोड को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि जैसे ये इंट होता है वो स्मॉल में होगा। यहाँ पे ये जो इंट है वो भी आई जो है स्मॉल में होगा। ये प्रिंटफ का पी जो है वो भी स्मॉल में होता है, एस भी स्मॉल में होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं करेक्शन करके फिर आगे बढ़ता हूँ, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैंने सारे जो एरर हैं उनको मैंने करेक्शन कर दिया है। अब हम प्रोग्राम को पहले समझते हैं, उसके बाद हम इसको रन करके देखेंगे कि ये फंक्शन कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले हमने एक एडिशन नाम का फंक्शन बनाया और उसको मैंने ऐड नाम दिया और उसके अंदर मैंने फंक्शन डिफाइन डेफिनेशन लिखा हुआ है, फंक्शन डेफिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कमेंट कर रखा है फंक्शन डेफिनेशन। ये जो है ये पूरा का पूरा कोड जो है वो फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है। अब फंक्शन को फंक्शन डेफिनेशन ये भी है, ये इवन आउट का जो ये फंक्शन मैंने बनाया है, ये पूरा का पूरा ये जो इसके अंदर ये कंटेंट है पूरा का पूरा कोड ये फंक्शन डेफिनेशन ही है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मिस हैं। ओके फाइन, लेट्स वर्क। तो ये फंक्शन डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ये जो कोड आपने लिखे हैं, ये जो फंक्शन डेफिनेशन आपने दिया है, इसका यूज़ तभी आप कर सकते हो जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम मेन फंक्शन में फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे। कॉल कैसे करना है, अगर आपको ये एडिशन के प्रोग्राम को कॉल करना है, इसका आउटपुट आपको लेना है, तो ये जो आपने फंक्शन का नाम देखा है दे रखा है यहाँ पे ऐड, उसको यहाँ पे टाइप कर देना, यहाँ से आप उसको कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐड लिखूँगा, ठीक है। और ये हमने एडिशन को कॉल कर लिया है। अगर आप इवेंट नोट को भी कॉल करना चाहते हो तो सिंपल आप इवेंट नोट लिखोगे और ये सेमी कॉलम और आपने इवन आउट के भी फंक्शन डेफिनेशन को कॉल कर लिया है। अब अगर आप प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको दोनों के आउटपुट मिलेंगे। तो चलिए हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो चलिए मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो इट्स वर्किंग फाइन, प्रोग्राम हमारा जो है वो रन कर चुका है फाइनली। तो अब आउटपुट देखने की बारी है। अब हम देखते हैं कि आउटपुट क्या हो सकता है इसका। तो यहाँ पे देखिए इंटर द नंबर N1 एंड N2, यानी नंबर 1 और नंबर 2 डालें। तो जैसे अगर मैंने N1 में 10 दे दिया इंटर, और N2 में हमने 30 दे दिया, तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 10 और 30 इज इक्वल्स टू 40 आना चाहिए। तो हम इंटर प्रेस करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है आपके सामने, सम ऑफ N1 एंड N2 इज़ 40।
एंड सेकेंड प्रोग्राम भी आपका रन कर रहा है ऑड इवेंट का, और उसके लिए भी यहाँ पे इंटर पूछा जा रहा है, इंटर द नंबर। तो अगर हमने 5 इंटर कर दिया और इसको प्रेस करते हैं तो क्या आ रहा है ऑड, यानी जो 5 नंबर है वो आपका ऑड नंबर है, ना कि इवन नंबर है। ओके, ये फाइनली प्रॉपरली पूरा वर्क कर रहा है कोड। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो प्रॉपर व्यू में नहीं दिख रही हैं, जैसे कि यहाँ पे सम ऑफ नंबर n1 n2 40, और जस्ट उसके बाद भी नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो रहा है इंटर द नंबर। तो इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्लेस एन का यूज करेंगे, जिससे जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन पे ब्लैंक करेगी। ठीक है, इसके लिए स्लेस एन का यूज किया जाता है, और ये स्लेस एन हम यहाँ भी यूज करेंगे, सॉरी स्लेस एन। एंड उस स्लेस एन को हम यहाँ भी यूज कर लेंगे, स्लेस एन। ओके, तो हमने पूरे नंबर को नेक्स्ट लाइन पे ब्लैंक कर दिया है, और आई होप कि आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा। हम एक बार फिर से रन करके देखते हैं F9, और देखिए इंटर द नंबर, जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक कर रहा है, किसके वजह से, स्लेस एन के वजह से। तो अगर हमने 4 दिया, सेकंड में हमने 9 दे दिया, तो इक्वल क्या आना चाहिए, 13। तो सम ऑफ n1 एंड n2 इज 13, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क कर रहा है इंटर द नंबर। तो अगर हमने यहाँ पे 10 इनपुट दे दिया, आउटपुट क्या आना चाहिए, इवन, क्योंकि 10 जो है वो इवन वैल्यू है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन को कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं कि कैसे कैसे यूज करने हैं। वो चारों टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम एक और टॉपिक हमने पॉइंट देखा था, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है उसको समझते हैं पहले। तो जैसे देखिए, यहाँ पे हमने ये दिया है सम इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2। अब ये आपके कंपाइलर को नहीं पता है कि सम क्या है, n1 और n2 क्या है, क्योंकि ये इनबिल्ट फंक्शन तो है नहीं, इनबिल्ट वर्ड तो है नहीं। ये वर्ड वो नहीं समझ पाएगा कि सम का मतलब क्या है, n1 का मतलब क्या है और n2 का मतलब क्या है। तो आपका कंपाइलर हो सकता है कि एरर दे। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे इंट में n1 और n2 और सम दे दिया है। अब कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि n1 n2 और ये जो सम है ये एक वेरिएबल डिक्लेयर है, यानी प्रोग्रामर ने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिनका नाम है n1 n2 एंड सम। n1 में नंबर होने वाला है, n2 में नंबर होने वाला है, और सम में भी कोई नंबर होने वाला है। तो ये हमने डिक्लेरेशन दे दिया फंक्शन का, तो वो समझ जाएगा कि ये जो फंक्शन है अब ये वैलिड है, ये जो सम है ये n1 n2 जो है वो वैलिड है। अगर हमने यहाँ पे ये नहीं देते तो कंपाइलर में एरर आ जाता। वैसे ही अगर एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँ, तो जैसे कि हमने ये स्कैनफ यूज किया है, ये प्रिंटफ यूज किया है, यहाँ पे ये इंट यूज किया है, ये इफ़ और ये एल्स यूज कर रखे हैं हमने। ये कैसे चल रहे हैं, इनके लिए तो हमने कुछ नहीं लिखा है। तो ये इनबिल्ट फंक्शन है, और ये इनबिल्ट फंक्शन कैसे वर्क कर रहे हैं, ये लाइब्रेरी में स्टोर हैं, ये कैसे चल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लगाया है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लगाया। अगर हम इनको हटा देंगे तो ये भी वर्क करना बंद कर देंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल तीनों क्या होते हैं। इनको हम फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, ये जो हम कर रहे हैं इसको फंक्शन कॉल बोलते हैं, और ये जो चीज़ें हैं इनको फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन को और ब्रीफली में हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो आप टेंशन ना लें। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैं बोल रहा था कि एक बार एडिशन का कोड करने के बाद आप उसको चाहे तो मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। अभी हमने इसको एक टाइम यूज किया है, हम चाहें तो इसको कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमने 5 बार लिख दिया ऐड फंक्शन को। एक ये इवेंट को भी हम एक्स्ट्रा कॉल कर लेते हैं, और ये ऑड इवेंट को हमने 2 बार कॉल किया है। देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। F9 से हमने रन किया, n1 की वैल्यू 4, n2 की भी 4, सम ऑफ n1 n2 इज 8,
एंड इंटर द नंबर ऑफ N1 N2। N1 और N2 के नंबर को फिर से मांग रहा है, ना कि ऑड और इवन को मांग रहा है, क्योंकि हमने 4 बार ऐड फंक्शन को चला रखा है। तो हम एक 1 इनपुट दे देते हैं, तो 2 हो गया, फिर से 1 1 11 1 दे देते हैं, फिर से 1 1 दे देते हैं, और फिर से अभी वही मांग रहा है, 1 दे देते हैं। 9 4 बार चलने के बाद आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 टाइम्स चला है, यानी हमने कोड जो है ऐड फंक्शन जो है 5 टाइम्स चलाए होंगे। काउंट कर लेते हैं, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने फंक्शन को चला रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कि कैसे फंक्शन यूज होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा कि फंक्शन को यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम और अच्छे से समझेंगे फंक्शन के बारे में, उसके 4 टाइप्स होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में कि वो कैसे यूज होते हैं फंक्शन में। और यहाँ पे लास्ट में इंटर द नंबर, तो हम इवन नंबर को भी चेक कर लेते हैं। तो हमने 8 इनपुट दे दिया, तो 9 इवन ये दे दिया, तो ये देखिए यहाँ पे इवन प्रिंट हो रहा है, उसके बाद इंटर द नंबर प्रिंट हो रहा है। हमने 4 दे दिया, सॉरी हम 4 ना दे के 5 दे देते हैं, तो यहाँ पे ऑड प्रिंट हो गया और कोड हमारा एंड हो गया, क्योंकि हमने 2 बार इवन और ऑड को कॉल किया था और 5 बार ऐड वाले फंक्शन को कॉल किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 बार ये कॉल हुआ है और 2 बार ये कॉल हुआ है। तो इस तरीके से फंक्शन को यूज किया जाता है। एक बार कोड करने के बाद आप उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं, जितने मर्जी हो सके। तो इसलिए फंक्शन को बहुत ही बेस्ट ऑप्शन माना जाता है हर एक। और सबसे बड़ी बात है कि ये हर एक लैंग्वेज में यूज होता है। आप जितने आगे बढ़ोगे, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाओगे, तो उसमें फंक्शन का यूज होता ही होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने आज कवर कर लिया। इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसके 4 टाइप्स होते हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। ये सस्पेंस है, जिसके लिए हम इसको आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 दिन का, जिससे फंक्शन के नेक्स्ट पार्ट की भी वीडियो आ जाएगी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आंसू प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा के बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।